हाँ भाई, तो 9th एंट्रेंस का साइंस का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या होते हैं मेटल्स और क्या होते हैं नॉन मेटल्स? सब एलिमेंट्स हैं ये, है ना? पढ़ाई होगा तुमने, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। एलिमेंट्स जानते हो? एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी वो लिखे हुए हैं नाम, वो सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एक तरह के एटम्स से बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं। एक वन काइंड ऑफ एटम्स से बने हुए सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करा जा सकता है फिजिकली। अगर हम फर्दर डिवाइड करें एलिमेंट्स को तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। 2 टाइप जो हमारा चैप्टर का नाम है मेटल्स, नॉन मेटल्स, और थर्ड होते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे हम आज कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं और मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं एक टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेटल्स को। ठीक है, मेटल्स को डिस्कस करेंगे। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जिन एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकते हैं, वो कहलाते हैं मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स विच कैन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक, तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स विच कैन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। बल्कि अल्कोहल मेटल लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है बस कि जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं एलिमेंट्स, वो मेटल्स कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बारे में कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले तुम्हें यह बताया जाए कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर। कहां से आता है पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करके। देखो, ऐसा होता है हर एलिमेंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है। तुम लोग अभी 8th क्लास में हो, इतना स्टडी नहीं करा होगा तुम लोगों ने कि एक एलिमेंट में कितने एटम्स होते हैं, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने प्रोटॉन्स होते हैं। ये सब तुम 9th क्लास में आके पढ़ोगे, है ना? वहां समझ में आएंगी कुछ चीजें। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नंबर में होते हैं हर एलिमेंट के अंदर। ठीक है, हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नंबर में होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। अब या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एटम, जो भी एलिमेंट होगा उसका एटम, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा, या 2 या 3 कितने भी एक्स्ट्रा ले लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है? इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक और बात रह गई कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज इक्वल होगा क्योंकि दोनों की जो संख्या है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर है, दोनों इक्वल नंबर में है। प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, तो पॉजिटिव चार्ज भी, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया वैसे ही नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया। जब पॉजिटिव बढ़ गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है मेटल्स के ऊपर। ठीक है, दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन लूज करके इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनको हम मेटल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या ले सकते हो? सोडियम एक मेटल है,
मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, आयरन Fe होता है, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इन्हीं सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि मेटल्स क्या होते हैं। अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि मेटल फिजिकली कैसे दिखते हैं, है ना। तो पहला जो पॉइंट है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स मैलिएबल होते हैं, ठीक है। मैलिएबल होने का क्या मतलब है? मैलिएबल होने का मतलब है कि अगर हम मेटल को हथौड़े से पीटे, हैमरिंग करें उसकी मेटल की, तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तुमने देखा भी होगा कि सिल्वर की फॉइल आती है ना, वो परत जो आती है सिल्वर की, जिसको हम मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं। देखा होगा मिठाई पे लगी हुई सिल्वर की फॉइल। एल्यूमिनियम की फॉइल तो देखी होगी सबने, जिसमें खाना रैप होता है। वो शीट कैसे बनी? मेटल को हथौड़े से पीट पीट के बनी वो शीट। हमने क्या करा? मेटल को कन्वर्ट कर दिया शीट में। यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी कहलाती है। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इसमें एक पॉइंट है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल होता है। यहां हम क्या लिख सकते हैं? गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मैलिएबल है। गोल्ड की शीट सबसे थिन बन सकती है, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड मोस्ट मैलिएबल मेटल है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब है? कि मेटल्स को हैमरिंग करके, हथौड़े से पीट के वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स वायर्स भी बनाते हैं, तार बनाने के काम में भी आते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज they can be converted into wires, ठीक है। तो वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है मेटल्स को, क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। दैट इज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, ठीक है। तुमने देखा होगा कॉपर के वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं। एल्यूमिनियम के वायर तुमने कहां देखे होंगे? जो ऊपर से जाते हैं, घर के बाहर से पोल टू पोल जो जाते हैं, जो वो ब्लैक इंसुलेशन के अंदर होते हैं, है ना, वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, कह तो सकते हैं वो एल्यूमिनियम के ही हैं। बात ये है कि हम कॉपर के वायर क्यों नहीं बना रहे, उनको एल्यूमिनियम के क्यों बना रहे हैं? ठीक, क्योंकि वो जा रहे हैं ऊपर लटक के और बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है कॉपर से कम। एल्यूमिनियम लाइटर होता है, हल्का होता है कॉपर के मुकाबले, इसलिए हम एल्यूमिनियम के वायर्स बनाते हैं, कॉपर के नहीं बनाते बाहर वाले। अंदर हम कॉपर की वायरिंग कर रहे हैं पूरे में, लेकिन बाहर कैसी वायरिंग हो रही है? एल्यूमिनियम की हो रही है, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम वायर एंड कॉपर वायर। अभी मैंने क्या बताया? एल्यूमिनियम वायर ओवरहेड वायरिंग के लिए होता है, जो बाहर वायरिंग होती है, ओवरहेड वायरिंग। और जो कॉपर का वायर होता है वो घर की डोमेस्टिक वायरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक वायरिंग के लिए क्या यूज होता है? कॉपर,
कॉपर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, लेकिन बाहर एल्यूमिनियम क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि वो लाइटर होता है। ठीक है, यहां लिख लेना। इसके बाद ही एल्यूमिनियम वायर ओवरहेड वायरिंग में, बल्कि यहां नीचे लिख ले, इधर लिख लेना आके, क्या लिखोगे, लिखना उसके नीचे ही, चैप्टर का नाम भी मिट गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे। तो एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड एज overhead wires because they are lighter, क्योंकि वो हल्के होते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वायर्स जो हैं उन्हें हम ओवरहेड वायर्स की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लाइटर होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, और इसमें भी लिख लो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। तो फिर गोल्ड के क्यों नहीं बना रहे जब गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है? तो भाई अगर तुम सोने के तार बना के बाहर लगा दोगे तो वो तो बचेंगे ही नहीं, है ना, बहुत महंगे भी पड़ेंगे, सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो गोल्ड के वायर बना दे, और कोई फायदा भी नहीं है, बेवकूफ़ी है ना, इतने महंगे तार बनाना। इसलिए गोल्ड है तो मोस्ट डक्टाइल मेटल, लेकिन इसके वायर्स नहीं बनते। ठीक है, तो ये हो गया, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, दो प्रॉपर्टीज हो गई हमारी कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं और मेटल्स डक्टाइल होते हैं। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? देखो, ऐसा होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। एटम कैसा होता है? ये एटम है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये हर किसी में होते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इन्हें न्यूक्लियस पकड़ के रखता है। न्यूक्लियस इन सब के ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा है, न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है इनको, ठीक है। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता कोई भी चीज। जिसके पास इनके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स के पास इनके अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री नहीं लिखा। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल्स हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं। तुमने देखा होगा कोई भी चीज लोहे की हो वो जल्दी से गर्म हो जाती है ना। तो मेटल्स कंडक्ट हीट। जो एल्यूमिनियम के बर्तन हम यूज करते हैं, क्यों एल्यूमिनियम के यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। जब तक हीट कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक खाना कैसे बनेगा उसमें? तो मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल्स हीट भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस होने का क्या मतलब है? कि मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे सिक्का देखा एक का, उसको नीचे फेंको तो रिंगिंग साउंड आती है ना। या फिर जो स्कूल की घंटी होती है जब वो बजती है तो टन 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 रिंगिंग साउंड आती है, तो वो ही सोनोरोसिटी होती है, वही प्रॉपर्टी सोनोरोसिटी है। तो मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। दैट इज दे प्रोड्यूस
रिंगिंग साउंड। ये नीचे का मिटा दूं वरना कंफ्यूज होते रहोगे तुम लोग। तो मेटल्स जो हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेटल सोनोरस होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स कैसे होते हैं? लस्टरस होते हैं। लस्टरस का क्या मतलब है? कि वो शाइनी होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है उनका, है ना। मेटल्स आर लस्टरस, दैट इज दे हैव शाइनी अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस होता है इनका? शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकदार होते हैं। गोल्ड और सिल्वर को ही देख लो, बहुत चमकदार होते हैं, इसलिए वो ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज करे जाते हैं, है ना। पहना जाता है गोल्ड और सिल्वर को, इसीलिए पहना जाता है क्योंकि बहुत शाइनी होते हैं वो। तो मेटल्स लस्टरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। मेटल सोनोरस हो गए, मेटल्स लस्टरस हो गए, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक, ये मेटल की बॉटल बनी हुई है, ये हार्ड है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते। इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं ये। ठीक है, तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, सिवाय किसके? एक्सेप्ट का मतलब सिवाय किसके? सोडियम और पोटेशियम के। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि मेटल्स हार्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेवेंथ पॉइंट पे। तो अब हार्ड के बाद बात कर लेते हैं फिजिकली कैसे होते हैं ये। सॉलिड होते हैं। ज्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं? ज्यादातर क्या, सारे ही मेटल सॉलिड होते हैं सिवाय एक के। ठीक है, मेटल्स are generally solids मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, सब के सब सॉलिड होते हैं। सॉलिड समझते होगे, है ना, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता मरकरी। कैसी स्टेट होती है मरकरी की? लिक्विड स्टेट होती है। मरकरी कैसा मेटल है? लिक्विड मेटल है। तो यहां क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल, तो कौन सा हो सकता है? वो मरकरी होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि विच आर द सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स कौन से होते हैं? तो सोडियम या पोटेशियम ऑप्शन में हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ ए एंड बी भी देंगे वो तुमको, है ना। सोडियम लिखेंगे ए ऑप्शन, क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सॉफ्ट मेटल्स। ए ऑप्शन दे देंगे तुमको सोडियम, बी ऑप्शन दे देंगे पोटेशियम, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट का, और इसका भी क्वेश्चन हमने कर लिया। अब एट्थ पे आते हैं, प्रॉपर्टी एट्थ प्रॉपर्टी पे। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है लोड को झेलने की क्षमता, लोड को झेलने की स्ट्रेंथ। कितना लोड झेल सकता है कोई भी मेटल। देखा होगा तुमने कि सारी सीलिंग्स किससे बनती हैं? मेटल से बनती हैं, आयरन से, है ना। और जो ब्रिजेस बनते हैं उसमें भी आयरन यूज होता है।
आयरन क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि वो लोड को झेल सकता है, इसीलिए यूज होता है आयरन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब 9th पॉइंट पे आते हैं, 9th प्रॉपर्टी पे। 9th प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स? हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेटल्स मेल्ट भी बहुत मुश्किल से होते हैं और बॉयल तो और ज्यादा मुश्किल से होंगे, जब पिघलते ही मुश्किल से हैं। सॉलिड से लिक्विड आने में ही टेम्परेचर, जैसे आयरन का टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, यहां पे भी एक्सेप्शन है, सीजियम एंड गैलियम। सीजियम और गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बिलो 50 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो तुम लोग, बिलो 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 11th एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया था कि तुम्हें दे रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड अबव 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उनके यहां आ सकता है, तुम्हारा बहुत पहले आया था उनके यहां, अब ये सब तुम्हारे कोर्स में भी है तो ये तुम्हारे यहां भी आ सकता है क्वेश्चन, उनके यहां बहुत पहले आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग is liquid above 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनमें से कौन सा लिक्विड होगा? ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया था उन्होंने मरकरी। सबने सोचा मरकरी तो लिक्विड होता है, मरकरी पे टिक कर दो, है ना? सबने सोचा मरकरी लिक्विड है, मरकरी पे टिक कर दो, लेकिन उन्होंने लिखा था अबव 50 डिग्री सेल्सियस। इनका मेल्टिंग पॉइंट 50 से कम है, तो 50 से ऊपर तो ये भी पिघल जाएंगे, है ना? बी ऑप्शन उन्होंने गैलियम दे दिया था, और सी ऑप्शन दे दिया था उन्होंने ये सीजियम, और डी ऑप्शन दिया था इन्होंने ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये तीनों ही चीजें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हो गई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे कोर्स में हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हेडिंग डाल लो। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल्स केमिकली किन किन चीजों से रिएक्ट करते हैं? इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसकी। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो वो फॉर्म कर लेगा मेटल ऑक्साइड। क्या लिख सकते हैं हम? मेटल प्लस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन गैस से अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से तो ये क्या बना लेगा, Na2O। ठीक है, यानी कि सोडियम को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑक्साइड्स होती हैं इनका नेचर होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इज बेसिक। कैसा नेचर होता है ऑक्साइड्स का, बेसिक। भाई एसिडिक और बेसिक दो नेचर होते हैं किसी भी चीज के। अगर केमिकल बेसिस पे देखें हम तो दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक, और न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये कैसी होती हैं ऑक्साइड्स, इसकी बेसिक होती हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्साइड्स कैसी हो गई, इसकी बेसिक हो गई। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करेगा मेटल। सेकेंड इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है, देखो ऐसा है, मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे। वहीं अगर वो स्टीम से रिएक्ट करें, स्टीम क्या होती है, वाटर को जब तुम बॉईल कर लो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में। भाप को स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है, मेटल प्लस वाटर, तो क्या मिलेगा तुमको, मेटल की हाइड्रोक्साइड मिलेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर मेटल वाटर से ना रिएक्ट करके स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, स्टीम मतलब भाप से, तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और दूसरी ये कि मेटल जब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस वो फॉर्म करेगा, है ना। तो अब बात ये है कौन सा मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा। तो जो मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम भी। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। अगर तुम सोडियम या पोटेशियम को ठंडे पानी में भी डाल दो तो उसमें भी वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब रिएक्ट कर जाता है और वो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा विद हाइड्रोजन गैस, है ना। तो Na को अगर तुम वाटर से रिएक्ट कराओगे H2O से, कोल्ड वाटर से, तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। ठीक है, ये गैस बन जाएगी इससे, इसको कि हम बैलेंस कर सकते हैं। ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। और रिएक्शंस देख लेते हैं, स्टीम से कौन कौन रिएक्ट करता है ये देख लेते हैं। ठीक, तो सोडियम वाटर से रिएक्ट कर जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना लेता है। अब मैं स्टीम से रिएक्ट कराने की बात कह रहा था, लेकिन उससे पहले ये समझो कि सोडियम बहुत विगरसली रिएक्ट कर रहा है, वाटर से भी रिएक्ट करके आग पकड़ ले रहा है वो, और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, अगर हम उसे बाहर छोड़ दोगे तब भी वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाएगा, विगरसली रिएक्ट कर जाएगा। तो इसके इसी वजह से हम सोडियम को रखते हैं केरोसिन ऑयल में। क्या लिखेंगे हम यहां पे कि सोडियम इज कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को कहां रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है।
अच्छा, यहाँ एक बात बताई थी कि बेसिक होती हैं ऑक्साइड्स, चलो उन्हें तो बाद में बता दूंगा, वो बात तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ कि सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसको बॉक्स बना के लिख लेना कि सोडियम को हम रखते हैं किसमें, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, स्टीम से एक आध रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, वो स्टीम से रिएक्ट करता है, कम रिएक्टिव होता है सोडियम से, तो वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टीम का फॉर्मूला तो H2O ही होगा ना, फॉर्मूला तो चेंज हो नहीं जाएगा, वाटर का भी H2O रहेगा, स्टीम का भी H2O रहेगा, तो ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर लेना इसको, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस, क्या बैलेंस के चक्कर में मत पड़ो, बैलेंस अभी तुम्हें, मतलब बैलेंस का ये होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। ठीक है, वो 10th क्लास में जाके आएगा, अभी तुम्हें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया एल्यूमिनियम का स्टीम के साथ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद एसिड्स पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है, तो एसिड्स से जब हम रिएक्शन करेंगे मेटल का, तो क्या होगा, जब भी मेटल्स एसिड से रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बात लिख लो, मेटल प्लस एसिड, तो साथ में एक तो मेटल का सॉल्ट बनेगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट बनता है जब हम मेटल्स को एसिड से रिएक्ट कराते हैं। यह बात याद रखना बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन गैस वाली। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है अगर कहीं से और हमें पता करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो हम क्या करेंगे, बर्निंग मैच स्टिक को माचिस जला के ले जाओ उसके पास, या फिर कोई कैंडल ले जाओ जला के। ठीक है, कोई भी चीज जला के उसके पास लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। हाइड्रोजन गैस की ये प्रॉपर्टी है कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। पॉप साउंड कैसी होती है, बॉटल ओपनिंग में जो साउंड आती है ऐसी, ये वाली साउंड जो होती है ये होती है पॉप साउंड। ठीक है ना, तो पॉप साउंड से बर्न करती है हाइड्रोजन गैस। तो हम यहां लिख सकते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। क्या टेस्ट होगा हाइड्रोजन गैस का, ये कैसे पता चलेगा हमें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो ये बर्न करेगी पॉप साउंड के साथ, हाइड्रोजन गैस बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ये जो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं, ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे 10th क्लास में, जब भी 10th में आओगे। हाँ भाई, तो क्या होता है कि जिंक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आता है। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिंक के। ठीक है, तो जब हम इसको जिंक के ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि H2SO4 होता है, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो मेटल का सॉल्ट तो बनता है, तुम्हें बताया गया अभी, जिंक सल्फेट बनेगा जो कि है ना, और गैस कौन सी रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। अब तुम जब यहां पे माचिस की तीली लेके जाओगे, जहां भी ये रिएक्शन हो रहा है टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स का। ठीक है, मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक,
अब नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये नोट कर लेना, ठीक है, पॉप साउंड के साथ बर्न कर रहे हैं ये सब, पॉज करके नोट कर लिया करो, है ना, पॉज करके नोट कर सकते हो ना, पॉज करा नोट कर लिया, जैसे मेरे की तरफ आया पॉज कर दिया, मैं रुक गया, ठीक है, अब तुम नोट कर सकते हो। मैं टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि टाइम तो मिल ही जाएगा खुद ही अगर तुम पॉज कर दोगे तो भी, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स का रिएक्शन बेसिस के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। अगर हम मेटल्स को बेसिस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, तो मेटल्स को जब बेसिस से रिएक्ट कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है, ठीक है। एसिड्स के साथ रिएक्ट कराने में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और बेस के साथ रिएक्ट कराने में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल प्लस बेस गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है मेटल सॉल्ट के साथ, ठीक है, जब हम मेटल को बेस से रिएक्ट कराते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। चैप्टर मत भूल जाना, कहीं तुम पढ़ते पढ़ते चैप्टर का नाम तो लिख ही लेते हैं दोबारा से। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा है, ठीक है ना। ठीक, अब कोई मेटल लिया हमने, जिंक ले लिया जैसे, दोबारा जिंक को ले लेते हैं। जिंक का एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ोगे भी आगे भी, मतलब यहां तो नहीं और क्लासेस में। तो जिंक को अगर हम किसी बेस में, बेस होता है NaOH, एक बेस है। एसिड बेसिस कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए, यू हैव स्टडीड एसिड बेसिस इन क्लास 7th, क्लास 7 में पढ़ा था ना, तो बस वहीं से वहीं एसिड बेस पढ़ा होगा तुमने, तो कोई नई चीज थोड़ी है। तो जब जिंक को रिएक्ट कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से विच इज अ बेस, तो एक मेटल का सॉल्ट बनेगा जो कि इस केस में बनता है Na2ZnO2 और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ ये बताने के लिए दिया है कि मेटल्स जब बेसिस से रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। मेटल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, टेस्ट वैसे ही करोगे। इसकी हाइड्रोजन गैस ऐसा नहीं किसी और साउंड से बर्न करेगी, हर जगह हाइड्रोजन गैस बर्न सेम साउंड से ही करेगी, पॉप साउंड से, ठीक है ना। तो मेटल्स जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं मेटल्स की। मेटल्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट्स। मेटल का रिएक्शन मेटल सॉल्ट्स के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट्स। देखो एक चीज होती है रिएक्टिविटी, जैसे अभी बात हो रही थी सोडियम की, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो तेजी से ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है, वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर पाता, उसे स्टीम की जरूरत पड़ती है, वो स्टीम से रिएक्ट करता है ना। तो अब जो मेटल के सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मेटल से भी बन जाते हैं और वीक मेटल से ही बन जाते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल के भी होते हैं और कम रिएक्टिव मेटल के भी होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहां पे। जैसे तुम्हारे पास जिंक है, फिर से जिंक ले लिया, एक ही चीज लेते रहोगे ना तो चीजें याद भी रहती हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जिंक को तुमने किस में रखा, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में तुमने जिंक को डिसॉल्व कर दिया, ये जिंक है। अच्छा यहां मैंने तुम्हें बताया नहीं कौन सी चीज क्या है, ये तो जिंक है, Zn जिंक होता है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था तुम्हारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सॉल्ट बना है सोडियम जिंकेट, क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट, और ये गैस है हाइड्रोजन गैस, तो मालूम ही होगी, है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं थी,
ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसे Na2ZnO2 को, नाम भी याद रखना ताकि आगे काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, अब हम फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं मेटल के सॉल्ट से, जैसे जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं हम कॉपर सल्फेट से, तो अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। हम देखेंगे कि ये कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कलर क्यों चेंज हो रहा है कॉपर सल्फेट का? क्योंकि कॉपर होता है जिंक से कम रिएक्टिव, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। तो जब तुमने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला तो क्या होगा, जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। ठीक, तो कॉपर सल्फेट को तुम जिंक के कंटेनर में तो रख ही नहीं सकते। अगर कोई जिंक की बनी हुई चीज है, ये बॉटल फॉर एग्जांपल जिंक की बनी हुई है, और तुम इसमें कॉपर रख दोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी। ठीक है, क्या रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट तुम्हारा गायब, जिंक सल्फेट बन जाएगा वो, और कॉपर अलग घूमता रहेगा। जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। इसमें हो क्या रहा है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, एक चीज को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज का रख देना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, द अबव रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द अबव रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो ये ऊपर वाला रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर रहा है। अब यही मैं रिएक्शन उल्टा करके लिख दूं। ठीक है, क्या लिख दूं मैं रिएक्शन को, अब मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला, कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर हमने कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला तो कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट में से अलग नहीं कर पाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आ गया? तो ज्यादा रिएक्टिव चीज कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन कम रिएक्टिव चीज ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स खत्म। अभी ये हमारे मेटल्स ओवर हो गए, जो हमें मेटल्स के बारे में पढ़ना था। थोड़े इसके यूजेस देख लेते हैं मेटल्स के, कहां कहां यूज होता है मेटल। यूजेस ऑफ मेटल्स, मेटल के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो मेटल के बहुत से यूजेस हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर मेटल ही तो हैं। किस लिए यूज होते हैं, ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। इनको लेडीज पहनती हैं, कुछ जेंट्स भी पहनते हैं, है ना। तो आभूषणों के तौर पे यूज करा जाता है गोल्ड को, ऑर्नामेंट्स के तरह से। यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज ऑर्नामेंट। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट की तरह यूज करना। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज दूसरा, और कोई भी एग्जाम्पल यूज हो सकता है इसका मेटल का, बहुत से यूजेस हैं। वायर्स बनाने में यूज होता है, कॉपर वायर्स की जगह एल्यूमिनियम वायर्स की तरह, है ना, वायर्स बनाने में यूज हो जाता है। फॉइल्स बनाने में यूज हो जाता है, एल्यूमिनियम की फॉइल है, गोल्ड की फॉइल है, सिल्वर की फॉइल है। एल्यूमिनियम की फॉइल खाना रैप करने के काम में आती है, गोल्ड की फॉइल मिठाइयों पे लगाने के काम में आती है, सिल्वर की फॉइल भी मिठाइयों पे लगाने के काम में आती है ना। तो ये सब क्या हो गए, यूजेस हो गए मेटल्स के। वायर की तरह क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। फॉइल की तरह क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वो भाई शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। और ऑर्नामेंट्स की तरह क्यों यूज हो रहा है, ऑर्नामेंट्स की तरह इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो
लस्टरस होता है, शाइनी होता है ना। तो ये यूजेस हो गए मेटल्स के, यहां पे मेटल्स खत्म। अब हम इसके बाद बात करेंगे नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो ये तो मेटल्स ओवर हो गए हैं, अब नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे इसके बाद। चैप्टर तुम्हारा चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पता ही है तुमको। ठीक है, तो नॉन मेटल्स, मेटल्स के बारे में क्या बताया था? मेटल्स के बारे में बताया था कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। क्यों कहलाते हैं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? या ये कहो कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हो जाते हैं? जैसे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहे थे, कैसे हो रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स? इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं नॉन मेटल्स, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे एग्जांपल Cl माइनस, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस एटसेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था? प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी मेटल्स की। ऐसे ही अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे किसकी? नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं पहले नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, वहां पे क्या थी फिजिकल प्रॉपर्टी? कि वो मैलिएबल होते हैं। मेटल्स में क्या डिस्कस कर रहे थे हम? कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो ना तो नॉन मेटल्स मैलिएबल होते और ना ही ये डक्टाइल होते। दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है। तो ना तो ये मैलिएबल हैं, नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। तो ना तो इन्हें शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है और ना ही इन्हें वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इनकी हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा? तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, और पीसेस में ब्रेक होने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो ये ब्रिटल होते हैं। दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। तो कैसे होते हैं नॉन मेटल्स? ब्रिटल होते हैं। ना तो क्यों, दैट इज दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, ये पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। वहां क्या था कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी के बाद बात करी थी कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है।
नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस की वजह से नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ वही वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं, लेकिन जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक नॉन मेटल है ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट, यहां हम लिखेंगे एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक कार्बन की फॉर्म है, अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्यों कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये बात याद रखना। वो पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो ग्रेफाइट करता है, ठीक है। आगे आते हैं फिर, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। हीट भी कंडक्ट नहीं करते, ये नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट भी कंडक्ट नहीं करते। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट। तो नॉन मेटल्स हीट कंडक्ट नहीं करते। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं फिर। फोर्थ प्रॉपर्टी है दे आर जनरली सॉफ्ट। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट वन क्या होता है? वो डायमंड। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ठीक है। अब और भी चीजें आ गई हैं जो हार्डेस्ट होती हैं डायमंड से ज्यादा, लेकिन बुक्स में ये लिखा है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। तो डायमंड के अलावा बाकी सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। फोर्थ के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं। मेटल्स में क्या था? मेटल सिर्फ सॉलिड्स होते हैं, एक को छोड़ के, जो कि लिक्विड था, मरकरी। बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स का क्या है? ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, ये गैसियस भी हो सकते हैं, हर तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस। तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं, सॉलिड नॉन मेटल्स का, सॉलिड नॉन मेटल्स का एग्जांपल हो जाएगा फॉस्फोरस एंड सल्फर। फॉस्फोरस P4 होता है, सल्फर S8 होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो सॉलिड नॉन मेटल हैं। लिख सकते हो, ये फॉस्फोरस है P से और ये S फॉर सल्फर, ठीक है। लिक्विड नॉन मेटल सिर्फ एक होता है, बहुत ध्यान से याद रखना है इसको। एक लिक्विड नॉन मेटल है जिसका नाम है ब्रोमीन, ठीक है। एक लिक्विड नॉन मेटल है जो है ब्रोमीन, ठीक। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। दो ही पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एक तो हमने अभी मेटल्स में पढ़ा था, क्या नाम था उसका? मरकरी। और दूसरा ये नॉन मेटल्स में है ब्रोमीन। ये दो बस हैं। वो इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड है, ये इकलौता नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, ठीक है। तो ब्रोमीन और मरकरी दोनों याद रखना। और अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि लिक्विड नॉन मेटल बताओ, मरकरी मत लिखाना, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन होता है।
और लिक्विड मेटल मरकरी होता है। गैसियस तो बहुत सारे हो जाएंगे, गैसियस नॉन मेटल्स तो बहुत हो सकते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नियॉन है, एनी, ठीक है, आर्गन है, ये सब इसके आर्गन हो जाएगा। ये सब गैसियस नॉन मेटल्स हो सकते हैं, गैसियस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कैसे भी हो सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम होती है अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक। और आगे और चीजें डिस्कस करते हैं। सोनोरस नहीं होते, लस्टरस नहीं होते, हम क्या लिख सकते हैं कि ये सोनोरस नहीं होते। सोनोरस में ऐसी कोई खास बात है नहीं, तो हम बस ये लिख रहे हैं दे आर नॉन लस्टरस, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है नॉन लस्टरस वाले में, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन इकलौता ऐसा है जो कि लस्टरस नॉन मेटल होता है, बाकी सारे नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ पे आते हैं, और कोई प्रॉपर्टी है भी, नॉन लस्टरस हो गया और हार्ड पढ़ लिया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स पे आते हैं सेवेंथ। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मैं मेल्टिंग पॉइंट को एमपी लिख रहा हूं और बीपी लिख रहा हूं, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है नॉन मेटल्स का। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी नॉन मेटल्स की, ठीक है। अभी हमने मेटल्स पढ़े थे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल्स की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो हमने मेटल्स में भी पढ़ी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वैसे ही हम यहां पे भी पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लेते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे तो कैसी ऑक्साइड्स बना रहे थे, बेसिक। अब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये कैसी ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक। तो अभी हम लिखते हैं, हाँ, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन देख लेते हैं अगर किसी भी नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है ना। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगी, ठीक है। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, बल्कि पहले ये मत लिखो, पहले लिख लेते हैं नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा इससे, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगी। वहां मेटल की ऑक्साइड मिलती थी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस, बस ये मिलेगा, ठीक है। अब कैसी होती है मेटल की ऑक्साइड, कैसी होती थी, एसिडिक या बेसिक। मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती थी, नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होगी, एसिडिक, ठीक है। अच्छा, ये बात कैसे पता चलेगी कोई चीज एसिडिक है कि बेसिक है, वहां मैंने इसलिए डिस्कस नहीं करी क्योंकि पूरा कहीं वो यही होता है ना। तो एसिडिक कैसे है और बेसिक कैसे है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता लगता है इंडिकेटर से। एसिड बेस के इंडिकेटर आते हैं, पता नहीं सेवेंथ में था कि नहीं था तुम्हारे कोर्स में। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो ये बताते हैं गिवन चीज, कलर चेंज करके अपना ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। कैसा कलर होता है लिटमस पेपर का ओरिजिनल, अगर हम यहां देखें, अगर लिटमस पेपर की बात करी जाए तो ओरिजिनली वो होता है
पर्पल कलर का, ठीक है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि नेचर में मिलता है, एक प्लांट से, लिचिन प्लांट से पाया जाता है, उससे फिर उसको पेपर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। खैर वो अलग आगे की बातें हैं, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। अभी बस इतना समझो कि ओरिजिनली ये कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। एसिड में जब हम इसको डालते हैं तो इट टर्न्स रेड, कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और जब हम उसे बेस में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता है। तो अगर एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होगी और तुम उसके अंदर मॉइस्ट लिटमस पेपर, क्योंकि ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड जो है गैसियस होगी, गैसियस होगी, उसमें पानी तो होगा नहीं, पानी नहीं होगा तो वो कलर चेंज नहीं कर पाएगी, लिटमस का एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगी। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर डालना पड़ता है, मतलब थोड़ा पानी में भीगा हुआ, ठीक है। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर एसिड में डालोगे, मतलब इस गैस में डालोगे, तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो अगर वो रेड हो रहा है लिटमस पेपर, तो मतलब हमारी गैस कैसी है, एसिडिक है, ऐसे पता लगा सकते हैं। और गैस बेसिक है, ये कैसे पता लगा सकते हैं, अगर वो लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो मतलब गैस हमारी बेसिक है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज के एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एसिडिक ऑक्साइड। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे थे C+O2 गिव CO2, तो यानी कि CO2 कैसी गैस होती है, एसिडिक गैस होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, नॉन मेटल्स की। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी वहां पे वाटर के लिए, मतलब मेटल्स के लिए, कि मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बना रहे थे। अब नॉन मेटल्स तो वाटर से रिएक्ट करते नहीं है, ठीक है, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो हम सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तीसरा पॉइंट, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड से भी ये रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स ना तो वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही एसिड से रिएक्ट करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, does not react with water and also do not react with acids, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट क्या था वहां पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, है ना। तो वो देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। अगर हम इसको नॉन मेटेलिक सॉल्ट से रिएक्ट कराएं किसी भी नॉन मेटल को, क्या वो दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा जैसे कि मेटल्स कर रहे थे, तो हां कर सकता है। अगर तुम्हारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBrS सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड को हम रिएक्ट करा रहे हैं किससे, हम रिएक्ट करा दें इसको क्लोरीन गैस से। क्लोरीन गैस ब्रोमीन से, Br ब्रोमीन है, ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो वो क्या करेगी कि ब्रोमीन को उसकी जगह से हटा देगी और खुद उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को तुमने रिएक्ट कराया क्लोरीन गैस से, और ये हो गया सिल्वर क्लोराइड बन गया उससे, क्योंकि क्लोरीन ने ब्रोमाइड को हटा के क्लोराइड फॉर्म कर दिया वहां, और साथ में क्या रिलीज हुआ, ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन ने ब्रोमीन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, और इस रिएक्शन को भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और पहले वाले को मेटल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही बोलते हैं। ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटल्स पढ़ लिया हमने, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, ठीक है।
अब कुछ पॉइंट्स और है जो हमें आगे डिस्कस करने हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स देख लेते हैं पहले तो। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स हेडिंग डालो। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के यूजेस, ठीक है। क्या क्या यूज होते हैं नॉन मेटल्स के? एक तो बहुत बड़ा यूज है, हम जिंदा उसी यूज की वजह से हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना। हम जो ब्रेथ इन करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रेथ लेते हैं ना, अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं ना, इनहेल ऑक्सीजन को करते हैं ना, तो ऑक्सीजन गैस यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं हम, ये यूज हो गया। और क्या यूज है? और भी बहुत से यूज हैं। कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में? डायमंड की फॉर्म में यूज हो जाएगा, है ना। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स नॉन मेटल्स के बने होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं ना फर्टिलाइजर्स, ज्यादातर नाइट्रोजन गैस से बनते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और आयोडीन, आयोडीन एज एन एंटीसेप्टिक दिया जाता है। जब चोट लग जाती है तो आयोडीन को एज एन एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, उसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है आयोडीन। तो ये सब यूजेस हो गए किसके? नॉन मेटल्स के। तो नॉन मेटल्स के यूजेस हो गए, मेटल्स के यूजेस हो गए। अब ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का पार्ट था, इसमें एक दो चीजें और थी। हम मेटल्स का यूज जो पढ़ रहे थे ना, वहां पे नीचे तुमने देखा होगा बुक में, तुम्हारी 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक में नीचे दो ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। उसमें एक जगह लिखा है मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स। कैन यू टेल इन विच पार्ट मैग्नीशियम इज फाउंड? और एक पॉइंट लिखा है डॉक्टर हैज टोल्ड मी दैट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर बॉडी, सो कैन एनीवन टेल मी वेयर आयरन इज इन माय बॉडी? आयरन कहां होता है मेरी बॉडी में और मैग्नीशियम कहां होता है प्लांट्स में, यह पूछा गया है वहां पे, ठीक है। तो समझो आयरन कहां होता है और मैग्नीशियम कहां होता है। ये सब क्या है? ये नॉन मेटल्स नहीं है। आयरन और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल्स हैं, ठीक है। आयरन भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। ये नीचे बॉक्स में बात दी हुई है, इसलिए एंड में डिस्कस की जा रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं मैग्नीशियम कहां पाया जाता है बॉडी के अंदर और आयरन कहां पाया जाता है। जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल जो प्लांट्स यूज करते हैं फूड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल को यूज करता है प्लांट फूड बनाने के लिए, उसकी लीव्स में होता है। क्लोरोफिल फाउंड इन लीव्स, ग्रीन पार्ट जो होता है लीव्स का, इज अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ये क्लोरोफिल कंपाउंड है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये प्लांट्स में इस तरह से मैग्नीशियम पाया जाता है। कहां होता है वो? लीव्स में होता है। तो ये प्लांट्स में मैग्नीशियम हो गया। और दूसरा पॉइंट वहां क्या लिखा था? दूसरा पॉइंट ये लिखा था कि आयरन की डेफिशिएंसी बताई है डॉक्टर ने। तो आयरन कहां पाया जाता है बॉडी में? आयरन पाया जाता है हेमोग्लोबिन में, ठीक है। हेमोग्लोबिन कहां होता है? ब्लड में होता है, ठीक। आयरन इज फाउंड इन hemoglobin which is an important component of blood। तो
दोनों, ये जो हेमोग्लोबिन है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का, इसमें आयरन मिलता है, आयरन होता है इसके अंदर, और मैग्नीशियम जो कहा था प्लांट्स में वो कहां होता है, क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, तो ये दो बॉक्सेस नीचे बने हुए हैं तुम्हारी बुक में, वहां पे ये सवाल पूछा गया था, तो इसको एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है तुम्हारे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जो कि मेटल से ही रिलेटेड हैं। क्या क्या है वो? कुछ एलॉयज हैं, पहले एलॉयज की बात कर लेते हैं कि एलॉयज क्या होते हैं। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं एक या एक से ज्यादा मेटल का। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर metals और अ मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटल नॉन मेटल के भी होमोजीनियस मिक्सचर्स हो सकते हैं ये। ठीक है, एलॉयज। ठीक, एग्जाम्पल अगर एलॉय का लें तो ब्रास तुमने सुना होगा, BRASS, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है ये, कॉपर एंड जिंक मिला के ब्रास बनता है। ब्रोंज, कॉपर एंड टिन, ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर एंड टिन से। ठीक है, और एमलगम, एमलगम एलॉय होता है मरकरी का, मरकरी प्लस अदर मेटल्स, सोडियम भी हो सकता है इसके साथ, सिल्वर भी हो सकता है। तो एमलगम एलॉय है किसका? मरकरी का, मरकरी प्लस अदर मेटल्स। ठीक है, और भी बहुत से एलॉयज होते हैं, इवन जो गोल्ड है, गोल्ड में भी थोड़ा सा कॉपर मिलाते हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। स्टील है, स्टील इज आयरन एंड कार्बन, आयरन प्लस कार्बन होता है स्टील। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एलॉयज। एलॉयज के बाद जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है वो है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो अर्थ में पाए जाएं और जिनसे हम मेटल्स को निकाल सकें, प्रॉफिटेबली हम मेटल्स को निकाल सकें। ओर्स एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबली और आसानी से, कन्वीनियंटली। ठीक है, तो ओर्स दीज आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जा सके। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओर्स वो मिनरल्स हैं जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे आयरन है, आयरन का और क्या है? आयरन किससे पाया जाता है? हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाया जाता है बॉक्साइट से। ठीक है, एल्यूमिनियम कहां मिलता है, कैसे मिलता है? बॉक्साइट ओर से मिलता है। मरकरी है, मरकरी का ओर भी होता है सिनाबार। सिनाबार मरकरी का ओर होता है। और भी बहुत से ओर्स हैं मेटल्स के। ठीक है, जो तुम मतलब पढ़ोगे, पढ़ सकते हो, और जो भी दे रखे हैं इतने काफी हैं। ठीक, एल्यूमिनियम का हो गया, आयरन का हो गया, मरकरी का हो गया, और जिंक का ले लेते हैं। चलो जिंक का भी लिख लेते हैं, जिंक बहुत पढ़ाया आज मैंने। जिंक का हो जाएगा कैलेमाइन। ठीक है, और कॉपर का, कॉपर का होता है कॉपर ग्लैंस।
ठीक है, और बस इतना काफ़ी है, ये ओड्स बहुत हैं और भी बहुत से होते हैं, ठीक है, ज़रूरत ज़्यादा की नहीं है। और तुम्हें जो मटेरियल मिला हुआ है उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको कर लेना और उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन। लास्ट टॉपिक क्या है? कोरोजन। कोरोजन का क्या मतलब होता है? कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की सरफेस का डिग्रेडेशन, मेटल की सरफेस का खराब हो जाना, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस ऑफ मेटल by the action of air, water और एन एसिड, ठीक है। तो मेटल की सरफेस का डिग्रेड हो जाना एयर के एक्शन से या वाटर के एक्शन से या फिर एसिड के एक्शन से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोरोजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन देख लेते हैं। देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन होते हुए, जंग लग जाना आयरन में, है ना। जो आयरन के जो चीज़ें बाहर पड़ी रहती हैं, जैसे कि सरिया अगर कहीं बाहर निकली हुई है तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है। वैसे कैसा होता है वो आयरन, कैसा होता है वैसे? ग्रेइश कलर का होता है ना, शाइनी ग्रे कलर का होता है आयरन। लेकिन थोड़े दिन बाद वो कैसा हो जाता है? एयर के साथ कांटेक्ट में आके या वाटर के साथ कांटेक्ट में आके ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। आयरन ये होता है हमारा ग्रे कलर का, शाइनी ग्रे कह सकते हो। जब ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है और वाटर की कांटेक्ट में आता है तो ये बना लेता है रस्ट, Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो ये रस्ट फॉर्म कर लेता है। 4Fe + 3O2 + 2XH2O गिव्स Fe2O3.XH2O, से हम रस्ट बोलते हैं जंग। ये जंग का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की, ठीक। तो ये तो हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रिवेंशंस भी हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ, ये जो भाई आयरन में जंग लगी है, ये ब्राउन कलर का हो गया ऊपर से, इसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं आयरन को, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, तो रस्टिंग का प्रिवेंशन होता है बाय अप्लाइंग पेंट्स। जहां जहां पेंटिंग कर सकते हैं वहां पेंटिंग कर देते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट्स। या फिर क्रोमियम प्लेटिंग या टिन प्लेटिंग। जो बाइक के हैंडल्स होते हैं, जो बाइक के हैंडल्स होते हैं, उन हैंडल्स के ऊपर देखा होगा तुमने, वो सिल्वर कलर का चमकते हुए होते हैं हैंडल्स, थोड़ा सा पार्ट जो होता है उसके ऊपर टिन और क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, ठीक है। तो टिन बाय टिन क्रोमियम प्लेटिंग। तो टिन क्रोमियम प्लेटिंग क्यों की जाती है? क्रोमियम और टिन जो है वो मेटल्स ही हैं, ठीक है। तो टिन क्रोमियम प्लेटिंग करी जाती है उसको जंग लगने से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए टिन क्रोमियम प्लेटिंग करी जाती है। एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या है कि आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है, ठीक है। Zinc layer is applied, a layer of zinc is applied on iron articles. आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की लेयर जम जाती है, ठीक है। एक और टाइप का कोरोजन तुम्हारी बुक में दे रखा है जो कि हम लास्ट चीज पढ़ेंगे, कॉपर का कोरोजन, ठीक है।
इससे मैं रब कर रहा हूं, उसके बाद हम कॉपर का कोरोजन देख लेते हैं कि कॉपर पे किस तरह से कोरोजन होता है और क्यों होता है। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर पे कोरोजन होता है, एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है कॉपर के ऊपर। कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो लेयर किस कंपाउंड की होती है? तो हम यहां लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय, जैसे वो ब्राउन कलर से हो रहा था, इट इज आइडेंटिफाइड बाय ब्लैक एंड ग्रीन कोटिंग। ठीक है, रिएक्शन जैसे हमने अभी रस्टिंग का लिखा था, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, वैसे ही कॉपर का लिखेंगे। कॉपर कांटेक्ट में अगर आएगा O2 के, H2O के और CO2 के, इन सब के कांटेक्ट में, जब भाई एयर में तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो जब ये इनके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, और इसे साथ में ही लिखना, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट है, यही ग्रीन ब्लैक कोटिंग होती है कोरोजन ऑफ कॉपर की। ठीक है, ग्रीन ब्लैक कोटिंग कोरोजन ऑफ कॉपर पे यही कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की ही होती है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक लास्ट चीज और मैंने कहा था, एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरे हैं मेटेलॉइड्स। लास्ट क्या है? मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। तो क्या होते हैं मेटेलॉइड्स? मेटेलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल्स की भी होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखें और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी रखें। ठीक है, द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ both metals and non-metals, both metals and non-metals, दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं मेटेलॉइड्स के पास, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। एग्जाम्पल इसका होता है सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। सिलिकन, जर्मेनियम एटसेट्रा। ये जर्मेनियम को तुम Ge लिखा देखोगे पीरियोडिक टेबल में, सिलिकन को Si लिखा देखोगे। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? मेटेलॉइड्स के। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट, इसे नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।